मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारा लेसन नंबर 10 चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, और हमने गति के समीकरण पढ़े हुए हैं। गति के समीकरण और किसने दिए थे गति के समीकरण? न्यूटन। न्यूटन के गति के समीकरण 3 नियम बताए थे आपको। पहला जो समीकरण था वो था v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v अंतिम वेग था, u प्रारंभिक वेग था, a त्वरण था और t समय था, s दूरी थी और बाकी का आपको अभी बता ही दिया। तो देखिए गति के समीकरण है, ये है एक समान गति करते हुए वस्तु जब एक समान गति कर रही है तो जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको यूज करते हुए। अभी हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण देखिए, जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर होती है तो g का मान क्या होता है? लगभग स्थिर हो जाता है, चेंज नहीं होता, लगभग स्थिर मानते हैं। और अब यहां पर जब वस्तु ऊपर या नीचे गिरती है, या तो ऊपर जाए या नीचे गिरती है, तो त्वरण उत्पन्न होता है g। तो यहां पर अब हम त्वरण a की जगह समीकरण में किसका यूज कर सकते हैं? g का। तो गुरुत्वीय प्रभाव में गति के समीकरणों को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। पहला समीकरण हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। यहां पर प्लस का साइन कब लगाएंगे बच्चों? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आती है तो गति के समीकरण ये लिखे जाएंगे बच्चों, तब प्लस लगाया जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो ये पृथ्वी के आकर्षण के विपरीत है, और विपरीत है तो दिशा भी विपरीत हो जाएगी। तब हम वहां पर g को ऋणात्मक लिखेंगे, माइनस के रूप में लिखेंगे, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु गति करे। अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, तो वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति होगी, ऊपर की तरफ वस्तु जाएगी, तो यहां पर प्लस की जगह क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। तो हमारे गति के समीकरण होंगे v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ऊपर की ओर गति करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किस में लिया जाएगा? विपरीत दिशा है, माइनस में लिया जाएगा। और जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगी, इस तरीके से नीचे की ओर, तो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, त्वरण भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तब हम प्लस लिखेंगे। तो इस तरीके से गुरुत्वीय प्रभाव में हम क्या लिख सकते हैं? गति के समीकरण, और वहां पर त्वरण a की जगह क्या काम में लेंगे? हम गुरुत्वीय त्वरण g का यूज करेंगे।
तो हम गति के समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। गुरुत्वीय प्रभाव में नीचे की ओर गति करे तो ये समीकरण, और ऊपर की ओर गति करे तो उस तरफ माइनस लगाकर हम समीकरण लिखते हैं। तो ये हमने आपको बताया गति के समीकरण, किसके? न्यूटन की गति के समीकरण। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान। जैसा कि हम गति वाले जो चैप्टर थे उसमें पढ़ चुके हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? जड़त्व का माप। तो जड़त्व का माप क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। जड़त्व को जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? द्रव्यमान से। या पदार्थ की मात्रा, वो भी क्या है? द्रव्यमान। मात्रा ले रहे हैं बच्चों, उसका वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, आयतन नहीं ले रहे हैं, मात्रा। पदार्थ की मात्रा भी क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व भी अधिक होता है। द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा। जड़त्व क्या है? कि वस्तु जहां पर है वैसे ही रहना चाहती है। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक डस्टर है और हमने इसको टेबल पे रखा, तो हम इसको खिसकाते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या है? कम। ये आराम से खिसक जाएगी। लेकिन अगर हम दीवार के धक्का मारें तो दीवार का द्रव्यमान क्या है? बहुत ज्यादा है। ये इसी स्थिति में रहना चाहती है तो ये खिसक नहीं पाएगी। तो द्रव्यमान क्या करता है? जड़त्व का माप है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। और ये जड़त्व का जो हमें टॉपिक आपको पिछले लेसन में करा चुके हैं, रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब हम आपको दोबारा से जड़त्व को समझा देंगे। तो स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहता। स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही क्या है? जड़त्व है। और इसे हम किससे लेते हैं? द्रव्यमान से। तो जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। अब चाहे आप इस डस्टर का द्रव्यमान फिक्स है, इस डस्टर को चाहे आप चंद्रमा पे ले जाइए या पृथ्वी पे ले जाइए, किसी भी ग्रह पे ले जाइए, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर। तो हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है, चाहे किसी भी स्थान पर मापा जाए। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती तो ये कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश। और देखिए बच्चों, द्रव्यमान का जो मात्रक है, तो किस में नापते हैं द्रव्यमान को? किलोग्राम में या फिर ग्राम में, मिलीग्राम में। तो द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम में मापा जाता है। मात्रक हो गया इसका। जनरली हम जो यूज करेंगे यहां पर वो हम किलोग्राम में यूज करेंगे, तो मात्रक हो गया इसका केजी, किलोग्राम। वैसे तो ग्राम, मिलीग्राम भी हैं, लेकिन जनरली जो हम एसआई यूनिट में यूज करते हैं वो यूज करेंगे किलोग्राम, केजी।
तो ये था हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, ये टॉपिक आपके इस लेसन में है। तो द्रव्यमान, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो, द्रव्यमान जड़त्व का माप है, पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व भी अधिक होगा, द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व भी कम होगा। द्रव्यमान सदैव स्थिर रहेगा, चाहे कहीं भी किसी भी स्थान पर मापा जाए, कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान अगर मान लो 2 किलो है तो 2 किलो ही रहेगा जब आप उसे मापेंगे। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती तो यह अदिश राशि है, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम। तो ये था बच्चों द्रव्यमान, और इसे कैपिटल एम मास, इंग्लिश में बोला जाता है मास, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। तो ये था हमारा द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों भार। भार या वजन या वेट। और इसे लिखेंगे हम W से। और क्या होता है भार? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो अपनी ओर खींचती है तो आकर्षण बल लगाती है, और यही आकर्षण बल क्या होता है? भार होता है। तो वस्तु, जो प्रत्येक वस्तु है वो पृथ्वी के आकर्षण बल से आकर्षित होती है, और ये जो बल लगता है इसे हम भार कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और बल लगाती है। यह आकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। हम जानते हैं बल बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। पृथ्वी के आकर्षण के कारण बल, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। वहां यहां सिंपल त्वरण नहीं लेंगे क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, तो यहां पर जो त्वरण काम में आएगा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लिख सकते हैं F यानी कि बल, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और ये F होगा वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इंटू G। तो हम यहां लिख सकते हैं F क्या है? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल। स्मॉल m क्या है बच्चों? वस्तु का द्रव्यमान। और G क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण।
तो हमने F बराबर क्या लिखा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल m, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो F है, ये जो बल है, यही क्या होता है, भार होता है W। तो यहां पर हम W बराबर लिख सकते हैं F, और F किसके बराबर है, mg के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि W बराबर हो गया mg, और यहां पर W क्या है, वस्तु का भार, वस्तु का भार। तो देखिए, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और बल लगाती है, और ये आकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। हमें पता ही है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन जब पृथ्वी आकर्षित कर रही है, तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो बल होगा वो होगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने लिखा W यानी कि भार बराबर हो गया उस आकर्षण बल के, तो W बराबर F बराबर mg। यहां पर F क्या है, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। W बराबर हम लिख सकते हैं mg, और W क्या है बच्चों, वस्तु का भार। तो बच्चों अभी ब्रेक की ओर इशारा हो रहा है। नेक्स्ट ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। और अभी हम देख रहे थे भार, और ये भार की आपको लिखवाई है डिटेल्स, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो ये हमने देखा वस्तु के भार की परिभाषा। अब देखिए भार क्या है? बल, आकर्षण बल है ना। और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन। देखिए अब हम भार का मात्रक निकालते हैं। भार का मात्रक देखिए बच्चों, W बराबर होता है mg और m क्या होता है? किलोग्राम में। और g क्या है? त्वरण है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक तो हम भार का मात्रक ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा भार W क्या है? F के बराबर है, तो बल का मात्रक ही क्या होगा? भार का मात्रक होगा। अतः भार का मात्रक क्या हुआ बच्चों? न्यूटन। तो भार का मात्रक है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक भी क्या है? न्यूटन। तो एक तो भार का मात्रक हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सूत्र से। दूसरा, भार बल के बराबर है, तो बल का मात्रक ही क्या होगा बच्चों? भार का मात्रक होगा। और भार का मात्रक क्या हो गया बच्चों? न्यूटन हो गया, न्यूटन। अब देखिए द्रव्यमान m, ये तो कैसा है? अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं है। लेकिन g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, या तो ये ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, यानी कि इसकी दिशा है। तो ये कैसी है? गुरुत्वीय त्वरण कैसी है? सदिश राशि। द्रव्यमान तो अदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण g कैसी है? सदिश राशि। इसलिए भार भी W भी कैसा होगा? क्योंकि एक राशि इसमें सदिश आ गई है, तो W भी कैसा होगा? सदिश। भार भी कैसी हो गई? सदिश राशि। तो भार कैसा है? सदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं कि भार में परिमाण यानी कि उसकी मात्रा, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, कि भार ऊपर की ओर लग रहा है या नीचे की ओर लग रहा है। तो भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार का मात्रक सूत्र से देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर हम देखें तो भार किसके बराबर होता है? बल के। तो जो बल का मात्रक होगा वही भार का मात्रक होगा, और बल का मात्रक हम क्या देखते हैं? न्यूटन। तो भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन। सूत्र में अगर हम देखें W बराबर mg होता है। m कैसी राशि है? अदिश। g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण हमेशा सदिश होता है, तो कैसी g कैसा है? सदिश राशि। तो भार भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि। तो भार में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। समझ आ रहा है बच्चों आपको? आप लिखने की स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड से लिखा कीजिए बच्चों। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही धीरे धीरे लिखते हैं,
थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ाइए बच्चों, नहीं तो फिर छूट जाता है। अगर अभी कुछ छूट गया है तो अपने पड़ोस में से, अपने पास के बच्चे से देखकर लिखें, छोड़े नहीं इसे कि बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना है, साथ के साथ लिखना है। इसीलिए मैं बहुत धीरे से बहुत देर तक बोर्ड पर लिख के छोड़ देती हूं, जिससे कि आप लोग लिख सकें। अब देखिए बच्चों की जो m है वह क्या होता है, द्रव्यमान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्थिर रहता है, किसी भी स्थान पे द्रव्यमान नहीं बदलता। तो किसी दिए हुए स्थान पर, किसी दिए गए स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, गुरुत्वीय त्वरण g का मान स्थिर रहेगा। अतः देखिए W बराबर होता है mg, और g क्या हो गया, फिक्स हो गया, स्थिर हो गया। तो हम लिख सकते हैं W समानुपाती m, क्योंकि g क्या हो गया, फिक्स हो गया, नहीं बदलेगा। जो चीज नहीं बदलती है उसको तो समानुपाती के रूप में बदल देते हैं हम। तो W बराबर हमने mg, यानी कि g फिक्स है तो हमारा भार द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि भार द्रव्यमान के मान पर निर्भर करेगा, क्योंकि द्रव्यमान बस करेगा, ठीक है बच्चों, इतना ही काफी है कि द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो भार भी क्या होगा, ज्यादा, एक ही स्थान के लिए। अभी मैंने आपको बताया चाहे कोई ग्रह हो या पृथ्वी हो, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। तो बदलता क्या है, जी। तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी या ग्रहों पर g का मान परिवर्तित होता है, अतः भार भी भिन्न भिन्न होगा। परिवर्तित शब्द को हटा देंगे हम, पृथ्वी या ग्रहों पर g का मान भिन्न भिन्न होता है, लिख सकते हैं पृथ्वी या ग्रहों पर g का मान भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है। ग्रहों पर अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, इसलिए भार भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। कि पृथ्वी पर भार अलग आएगा, ग्रहों पर भार अलग आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भिन्न भिन्न स्थान लें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा, जिससे भार का मान भी बदलेगा। क्योंकि अब यहां पर द्रव्यमान पर ही डिपेंड नहीं रहेगा, किस पे डिपेंड हो गया, जी पर। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु का भार पृथ्वी पर अलग आएगा और ग्रहों पर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि जी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान अलग होगा और ग्रहों पर जी का मान अलग होगा। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। एक ही स्थान ले जहां पर जी का मान फिक्स है, तब तो भार किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर। लेकिन अगर हम अलग अलग जगह लें तो भार भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि वहां पर जी का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब इसको समझने के लिए कि कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या बता दिया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा।
कैसे अलग होगा, क्या अलग होगा, तो हम बताएंगे। अब कोई भी वस्तु ले लेते हैं, हम अपने आप को ही ले लेते हैं। मान लो हमारा पृथ्वी पर भार है, मान लो 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। अब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो हमारा भार कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा, कि हम यहां 60 न्यूटन है तो वहां पर हम हो सकता है 10 न्यूटन के ही रहें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार किसके बराबर होगा? चंद्रमा द्वारा आकर्षण बल के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, चंद्रमा पर वस्तु का भार चंद्रमा के द्वारा वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होगा। माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M और M, मून है ना ये, इसलिए M, तथा चंद्रमा की त्रिज्या RM, कैपिटल RM है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमने सार्वत्रिक नियम देखा है गुरुत्वाकर्षण का, क्या था? F बराबर GM अपॉन R स्क्वायर, बीच की दूरी। तो हम लिख सकते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार, वही तो बल होगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार, और इसे हम लिखेंगे WM से। हम चंद्रमा पर वस्तु का भार नापना चाह रहे हैं और चंद्रमा पर वस्तु का भार लिखें हम WM बराबर क्या होगा? कैपिटल G, जो कि गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, इसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान, इसके बाद वस्तु का द्रव्यमान अपॉन चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर। इसके बराबर क्या होगा? वस्तु का भार होगा चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर तो वस्तु का भार ये होगा। अगर हम देखें पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार, तो यहां पर हम पृथ्वी का द्रव्यमान
पृथ्वी पर उसी वस्तु के भार को लिख सकते हैं हम WE। पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार क्या लिख रहे हैं हम? WE। पृथ्वी का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं ME, और पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या वो लिख सकते हैं हम RE। वस्तु का द्रव्यमान तो है ही क्या? स्मॉल m। तो हम WE निकाल सकते हैं बच्चों। ये हमारे समीकरण 1 माना था। अब हम निकाल सकते हैं WE बराबर GME m। ME किसका है? पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन RE स्क्वायर। ये हमारे दो समीकरण बने हैं। एक तो हम चंद्रमा पर वस्तु का भार निकाल रहे हैं और एक निकाल रहे हैं हम पृथ्वी पर वस्तु का भार WE। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकले हैं बच्चों। बच्चों ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बड़ा है टॉपिक, तो नेक्स्ट टर्न पर आगे आप इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। आप यहां तक का उतार कर लिख लीजिए, आगे का फिर हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट टर्न के लिए। ओके।